एक बार पुनः स्वागत है बच्चों। फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर गति के नियम। और आज का हमारा टॉपिक है घर्षण कोण तथा विराम कोण। पहले हम घर्षण कोण पर बात करेंगे, उसके बाद में विराम कोण पर बात करेंगे। तो जैसा कि घर्षण के नियम में हमने बात की थी, तब आपको बताया था कि माने कि एक वस्तु किसी संपर्क सतह पर इस प्रकार से रखी हुई है। इस वस्तु का भार नीचे की ओर क्रियाशील होता है। माना कि वस्तु का द्रव्यमान m है, तो mg नीचे की ओर होगा। इसी प्रकार से सतह के द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया बल, जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, जो mg को संतुलित करता है, वो r ऊपर की ओर होगा। इस पर एक बल इधर लगाया है F, और ये वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में है, अर्थात यह गति प्रारंभ करने की स्थिति में है पर अभी स्थिर है। बस ये अब चलने ही वाली है। इस स्थिति के अंदर इस पर लगने वाला घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल का मान F है। तो हमने देखा था कि घर्षण का नियम कहता है कि ये जो F है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। और यहाँ पर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। तो F बराबर म्यू आर। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब हमें बात करना है घर्षण कोण पर। तो आइए घर्षण कोण पर बात करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये वाला बल अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाता है, और ये वाला बल जो है हमारा घर्षण बल है। तो ये भी एक प्रकार का बल है। यदि इन दोनों का परिणामी बल निकाला जाए तो हम समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और समानांतर चतुर्भुज के बाद में जो विकर्ण होगा ये इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगा। माना कि अभिलंब प्रतिक्रिया R और घर्षण बल F का परिणामी N है। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस दिशा में है। ठीक। तो घर्षण कोण की परिभाषा कहती है कि अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R और घर्षण बल स्मॉल f, इन दोनों का परिणामी कैपिटल N अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, अर्थात ये वाला कोण, इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ये घर्षण कोण कहलाता है। सामान्यतः घर्षण कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। नाम देते हैं, माना कि ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो हमारा समानांतर चतुर्भुज OABC है। और इस समानांतर चतुर्भुज के अंदर यहाँ पर चूंकि ये विकर्ण है, तो त्रिभुज OBC चूंकि एक आयत आकृति है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो यह आयत आकृति हुई और कोण B क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण हुआ। तो त्रिभुज OBC में यदि हम बात करें तो चूंकि ये कोण है, तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये R और ये F, तो समानांतर होने से ये भी F के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे OB, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा BC यानी कि स्मॉल f और OB यानी कि कैपिटल R। अब आप देखिए कि स्मॉल f बटे कैपिटल R क्या है। स्मॉल f बटे कैपिटल R घर्षण गुणांक के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर tan थीटा, अर्थात घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान, tan को स्पर्शजा कहते हैं, घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये घर्षण कोण के लिए अपन ने व्यंजक निकाल लिया। तो परिभाषा हम पहले दे चुके हैं, फिर घर्षण कोण का व्यंजक ये आ गया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं विराम कोण पर।
कि विराम कोण क्या होता है। विराम कोण। तो विराम कोण के लिए हम एक नत समतल बनाते हैं। ये एक नत समतल है, ये आधार है और नत समतल के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है। नत समतल का कोण माना कि लैम्डा है और ये वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है। इस तल का कोण हम बदल सकते हैं। तो आप देखिए कि जब ये तल कम कोण पर होगा तो वस्तु स्थिर होगी, फिर हम इस कोण को धीरे 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 बढ़ाते हैं, अर्थात इस तल को ऊपर उठाते हैं। तो जैसे जैसे तल ऊपर उठेगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वस्तु खिसकने की अवस्था में होगी। ठीक, तो हमें उस स्थिति को लेकर आना है कि जब ये वस्तु जस्ट टू स्लाइड, यानी कि बस अब खिसकने वाली है, स्लाइड डाउन, नीचे की ओर खिसकने वाली है, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस अवस्था में नत समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, इस कोण को हम विराम कोण कहते हैं, क्योंकि ये विरामावस्था की अंतिम अवस्था है। तो विराम कोण आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि विराम कोण जिसको हमने लैम्डा से प्रकट किया है, किसी नत समतल का वो कोण है जिसमें उस पर रखी गई वस्तु खिसकने ही वाली होती है। यानी कि यहाँ पर भी पहले क्या है कि घर्षण रोक रहा है, फिर बाद में क्या हुआ कि सीमांत स्थिति आ गई। अब आइए अपन यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो माना कि वस्तु का भार mg है तो वो नीचे की ओर लगेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से होगी, ये r तल के लंबवत होगी तो अभिलंब प्रतिक्रिया इस दिशा में होगी। हम mg के दो घटक कर सकते हैं, एक तल के समानांतर और एक तल के लंबवत। इस mg को दो भागों में बांट दिया हमने, तो ये वाला घटक जो है ये कहलाएगा mg cos थीटा और ये वाला घटक होगा mg sin थीटा। थीटा की जगह पर लैम्डा लिख दें, कारण ये कि हमने ये कोण लैम्डा लिया है, तो यदि ये वाला कोण लैम्डा है तो ये वाला कोण भी लैम्डा होगा। थोड़ा सा छोटा लिखने में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कोण लैम्डा है और ये वाला कोण भी लैम्डा है, यानी कि mg और mg cos थीटा के बीच का जो कोण है यह लैम्डा है। तो ये घटक सतह के लंब घटक है mg cos लैम्डा और ये सतह के समानांतर घटक है mg sin लैम्डा। अब mg sin लैम्डा जो है ये किसको संतुलित करता है? ये घर्षण को, क्योंकि वस्तु नीचे की ओर खिसकना चाहती है तो घर्षण ऊपर की ओर लगेगा सतह पर। तो mg sin लैम्डा f को संतुलित करता है, जबकि mg cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया को संतुलित करेगा। यानी कि दो समीकरण हम क्या लिख पाएंगे? एक लिख पाएंगे f बराबर संतुलन की अवस्था में mg sin थीटा और दूसरा r बराबर mg cos लैम्डा, दोनों जगह लैम्डा लिखना है। तो f बराबर mg sin लैम्डा और r बराबर mg cos लैम्डा। एक काम करते हैं, इसको एक नंबर और इसको दो नंबर देते हैं, एक को दो से भाग दे देते हैं। तो समीकरण एक को दो से भाग देने पर f बटे r बराबर mg कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 10 लैम्डा। अब आप देखिए अगेन f बाय r, ये हमारा f बाय r पहले भी था, तो f बाय r किसके बराबर है? म्यू के बराबर है, यानी कि म्यू बराबर 10 लैम्डा। अर्थात विराम कोण की स्पर्शजा का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है। हम इस संबंध के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये विराम कोण की स्पर्शजा हुई। अब यदि अपन इन दोनों समीकरण को देखें, ये स्मॉल a और ये स्मॉल b है, तो समीकरण a और b क्या कहती है? म्यू बराबर म्यू, तो 10 थीटा बराबर 10 लैम्डा। तो a एंड b से क्या कह पाएंगे कि थीटा बराबर लैम्डा होता है। यानी कि ये सिद्ध होता है कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है।
तो इस वीडियो में हमने बात किया घर्षण कोण की परिभाषा, विराम कोण की परिभाषा, घर्षण कोण का व्यंजक और विराम कोण का व्यंजक, इन दोनों में आपस में संबंध। धन्यवाद।